कहेंगे कैपेसिटेंस निकालना है अपने को किसका, पैरेलल प्लेट का, कैपेसिटर विथ, है ना, डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि एक कैपेसिटर है। अच्छा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल पढ़े थे, सबको याद है, फॉर्मूला क्या आया था याद है, नहीं याद है तो याद रख लेना, ठीक है। एक चीज याद रखो, तुम लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, एक मतलब टिक मार वाला आता है नहीं आता है, तो ये सब फॉर्मूले भी तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंसी हम लोग देख रहे थे ना कल, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, याद है ना, तो वो भी याद होना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सबके पास मेरा आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कल पढ़ चुके हैं, उनके बीच में एयर था या वैक्यूम था, जिसके लिए हम के का वैल्यू 1 लिए थे लास्ट में, याद आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट, ठीक है, और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कोई ना कोई वैल्यू होगा ना के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना है, के, हम मान लिए, क्लियर बात। और जो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ हिंदी में, जो भरा हुआ है उसकी मोटाई टी है, कितना है, टी, ठीक है। तो टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से, है ना, भरा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र पर, ऐसा वर्ड सुने होंगे 12th क्लास में, याद है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, यहां पे हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर 10 मार्क्स में आ जाए, कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में, तो ये पैरेलल प्लेट जो कल बताया उसको पूरा बनाओगे, ठीक है। फिर अभी जो बता रहा हूं उसको कंडीशन करके चलोगे, क्योंकि ये भी पैरेलल प्लेट ही है ना, तो कंडीशन, एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि दोनों प्लेट के बीच में टी मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व कर देना, तब जाकर 10 मार्क्स का होगा, और तभी जाकर पैरेलल प्लेट खत्म होगा ना। क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि समांतर पट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सॉल्व कीजिए, तो आप कैसे जानोगे कौन सा सॉल्व करना है, कल वाला कि आज वाला, मेरी बात क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है इस, है ना। तो ये वाला टॉपिक कह देना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है जितने भी ऐसे होंगे वो सारे टॉपिक आ गए उसमें। तो 10 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन आए तो तुम क्या करोगे, दोनों को साथ में ही लिखना, मतलब अभी जो बताऊंगा उसको कंडीशन मानकर कि अगर, है ना, स्टार्टिंग वाला करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा डेफिनेशन लिखना कि क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। लिखने के बाद कंडीशन, मतलब लिखने के बाद कैसे लिखोगे, डायग्राम भी बनाओगे, चार्ज भी दोगे, तो इंडक्शन की वजह से चार्ज पैदा होगा बाजू वाले प्लेट में, नेगेटिव और पॉजिटिव ग्राउंडेड कर देंगे, पॉजिटिव पूरा ग्राउंड में चला गया और नेगेटिव रह गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, है ना, दोनों प्लेट के बीच में रहेगा ना, और लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ऐसा बताया था थ्योरी में, याद आ रहा है। तो ये है थ्योरी, और ये पूरा उसका इतना पूरा बनाने के बाद नीचे तुम डालोगे कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन फर्स्ट मतलब स्थिति पहला, उसमें क्या लिखोगे, जब दोनों प्लेट के मध्य में, है ना, दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम हो, वायु या निर्वात हो, तो कल वाला सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर बात है। उसके सेकंड कंडीशन में आएगा कि टी मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तब अभी वाला सॉल्व करोगे, समझ गए, लिखने का तरीका समझ गया ना, क्लियर। फिर बोलो जुबा। अब शुरू करते हैं, शुरू करें। तो ये आया, सबसे पहले क्वेश्चन की मांग हमें देखना है, क्वेश्चन की क्या मांग रहा है वो, है ना, थ्योरी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या ये थ्योरी है, क्या पूछा है, इसके बारे में बात करें। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर देंगे इसका,
ठीक है, तो एक प्लेट ले लिए, कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है ना। कैसे लोगे, माना कोई प्लेट ए है, ठीक है ना, सपोज कर लिए कोई प्लेट यहाँ पे ए है, इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस चार्ज देते हैं। मैं कभी कभी कैपिटल क्यू लिखता हूँ, कभी कभी स्मॉल क्यू मेरे लिखा जाता है मेरे हाथ से, तो डजंट मैटर, इंग्लिश सही है मेरा। हाँ, प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बोला करो, समान रूप से बट जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, है ना। ये बात को हमेशा याद रखो, जब किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको अगर करंट लगता है तो जहां पे छूते हो सिर्फ वहीं पे नहीं लगता, सोच कर देखो, मान लो कोई वायर है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अब मैं ऐसे करंट को छू दिया तो यही ऐसे से हिलते रहेगा क्या मेरा हाथ, और बॉडी पूरा है करंट लग गया ऐसे करके, ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। पूरे बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरा हिल जाता है बॉडी, समझे नहीं समझे, दिमाग काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता उस टाइम, क्योंकि सभी हिले हुए रहते हैं, समझ गए। तो ये वाला बात को हमेशा ध्यान रखो, जब थ्योरी लिखते हैं, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ प्लेट ए है, कंडक्टिंग प्लेट है ना, चालक प्लेट है, तो जैसे इसको प्लस चार्ज देंगे प्लस क्यू, तो चार्ज उसके पूरे सरफेस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर बात है। अब पास में एक दूसरा प्लेट बी है, कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, क्लियर, और इसके मध्य में एक टी मोटाई का, इसका मोटाई कितना है, टी, टी मोटाई का, ठीक है, प्लेट ए और प्लेट बी के पैरेलल है कि नहीं, देखो है ना, जो दिखता है वही लिखना है, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के समांतर पैरेलल एक टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस समांतर प्लेट संधारित्र में, कैपेसिटर में भरा हुआ है, समझे कि नहीं, क्लियर। हाँ, क्या कर रहे तू रे, क्या पढ़ रहा है, लिख रहे उसको, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं थ्योरी दोबारा बोलूंगा, मेरा पहला उद्देश्य होता है कि डायग्राम पूरा समझ जाओ, फिर क्वेश्चन आसानी सॉल्व होता है कि नहीं। अभी तक तुम लोग मेरे साथ पढ़ते आए हो, सिर्फ सब डायग्राम का खेल है कि नहीं, है ना। डायग्राम प्रॉपर अगर बेहतर बनाते हो तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। देखना किताब में कई तो डायग्राम एकदम अधूरा दिया होता है, अब मैं जब डायग्राम बनाता हूं तो तुम देखते हो कि हम लोग साथ में मिलकर डायग्राम को एक अलग लेवल में ले जाते हैं, कि डायग्राम सब कुछ बोल रहा होता है ना। ऐसे ही बनाना है डायग्राम, किताब से हमें कोई मतलब नहीं अभी, है ना। किताबों में बहुत जानकारियां हैं, बहुत ज्ञान है, मैं किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब हम बना रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, उस टाइम इधर ध्यान देना है और डायग्राम को समझने का प्रयास करना है। किताब में अगर ऐसा कुछ लिखा हो जिसको तुमको लगता है कि ये सही नहीं है तो बदलाव लाना भी जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युत पदार्थ होता क्या है बताओ पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, हाँ नहीं मालूम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से हो के करंट फ्लो, लेकिन हो रहा है ऐसा दिखता है, नहीं समझे, है ना, ये थोड़ा अजीब है। ये मान लो परावैद्युत पदार्थ है, इधर देखो, आजू बाजू क्या बात करते हैं समझ नहीं आता, इधर बात करेंगे फिर ऐसे ऐसे करके बात करेंगे, इधर देखो, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, ऐसे कांच का टुकड़ा, है ना, वो सब इसमें ये मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब सोच कर देखो, कांच में या लकड़ी में या कागज में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता ना, पक्का ना, नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता है, जोर से बोलो, क्योंकि वो कुचालक है, नहीं, अरे भाई
उसमें करंट फ्लो मतलब उसमें से होकर करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए वो कुचालक है। वो कुचालक है इसलिए करंट फ्लो नहीं होता, ऐसा सिस्टम बात ही नहीं चल रही है। मेरा मेन मुद्दा है कि करंट फ्लो क्यों नहीं होता, तो उसका आंसर कुचालक है नहीं है, वही तो जानना है कुचालक क्यों है, ये उसका आंसर होगा, है कि नहीं? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी मटेरियल से होकर करंट क्यों फ्लो नहीं होता? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, भागने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और भागने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट कौन ले जाएगा? किसको बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है? समझ गए? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये कुचालक, चालक है ना, अर्धचालक, ये हमारे द्वारा बनाए गए शब्द हैं ताकि हम उसको पहचान में रखें, ठीक है? लेकिन उसके पीछे का रियल कारण क्या है, अगर तुम्हारे के इसमें होगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। और अगर तुम्हारे साथ में 4 साल मतलब तुम्हारा बीएससी खत्म होते तक मैं रहा तो तुम्हें हर एक बारीकियों से वाकिफ करा दूंगा फिजिक्स का, और तुम कर लोगे, तुम बहुत टैलेंटेड लोग हो, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी तुम अपने भली बातें जानते हो। तो क्यों होता है? इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक साथ रहते हैं, और एक दूसरे के वैल्यू को खत्म कर चुके होते हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से अस्त व्यस्त रहते हैं कि इनका कोई मोल ही नहीं, एक दूसरे के वैल्यू को ही खत्म कर देते हैं, बचता नहीं करंट फ्लो होने के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, मतलब जैसे चार्ज देंगे तो प्लस से इसके तरफ, प्लस से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो क्या हो जाएगा, यही जो परावैद्युत पदार्थ है वो इस प्रकार से बट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन भागता है? प्लस, और उसके अपोजिट नेगेटिव, बताया था ना मैं। हाँ, तो ये जो तुमको ये जोड़ी दिख रहा है, जोड़ी कैसे हो जाएगा? प्लस, सब ऐसे हो जाएंगे, सब एकदम अलाइन हो जाएंगे, है ना? ये देखो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे पूरे जम जाएंगे, प्लस वाले और माइनस वाले सब एकदम घूमकर, इसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। टॉर्क मतलब कि जो दो तो फोर्स लगेगा, प्लस वाले उधर जाने के लिए, माइनस वाले इधर आने के लिए, और सीधा हो जाएंगे, ठीक है? और सीधा होने के बाद क्या होंगे, अंदर वाले मतलब ये जो प्लस माइनस है ना, ये एक दूसरे के वैल्यू को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, अंदर वाले ना, अंदर वाले सब। अब लास्ट का प्लस बचेगा और स्टार्टिंग क्या बचेगा? माइनस। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस, और इस साइड समझ आया नहीं आई? अब सोच कर देखो, इसके अंदर में करंट, मतलब इसके अंदर में इस प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? होगा। हाँ, और इस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? और ये बाहर में पॉजिटिव आएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? ग्राउंडेड कर देंगे, पूरा पॉजिटिव ग्राउंड में चला गया। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस के वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, और एक अंदर में लग रहा है E2। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो लकड़ी का, कांच का, किसी भी चीज का बना था, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ हो रहा होगा? समझे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात क्लियर है ना? हाँ, अब थ्योरी में फिर क्या बोलोगे, है ना? सपोज करेंगे कि कोई प्लेट ए है जिसे प्लस क्यू चार्ज देने पर चार्ज उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक समान रूप से वितरित हो गया है, ठीक है? इसके निकट कोई प्लेट बी लाते हैं तथा दोनों के मध्य में, दोनों प्लेटों के पैरेलल कोई टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है? तो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकटवर्ती सरफेस, है ना, लेफ्ट साइड वाले सरफेस में माइनस, राइट वाले पॉजिटिव, और प्लेट बी पर लेफ्ट वाला निगेटिव साइड निगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। इंडक्शन के वजह से, किसी कारण, प्रेरण के कारण पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। समझ गए ना? चूंकि प्लेट बी हम लोग क्या कर दिए हैं? ग्राउंडेड कर दिए हैं, पृथ्वीकृत कर दिए हैं, तो सारा पॉजिटिव कहां चल देगा? कहां जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा,
और प्लेट बी पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। क्लियर बात है। इन दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो जो जो चीज हमको यहाँ पे लिखना था उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ बात कर लिए, पक्का। अब आगे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सिग्मा है, अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दोनों प्लेटों के बीच में, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं भूल जा रहा हूं, है ना, या फिर नहीं भूलूंगा, टोटल बात करता हूं। E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था ना, सिग्मा बाई क्या था, के एप्सिलॉन नॉट, याद आया कल। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेट की वजह से बीच में आधा आधा जुड़कर एक हुआ था, याद आया कल का क्लास। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन हम लोग दोनों प्लेटों के बीच में बात कर रहे हैं, है ना, एयर या वैक्यूम है, टी मोटाई को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। तो सिग्मा अपॉन ऐसी होगा, नहीं होगा, के एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया समझ में। यहां पे लिख दो, वायु की स्पेलिंग क्या होता है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ, एयर या वैक्यूम में। तुम लोग को याद आ रहा है ना फॉर्मूला कि नहीं याद आ रहा है, याद है ना, कल निकला था सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ के नहीं है दोनों प्लेटों के बीच में, है ना। तो फिर ये हो गया। अब सेकेंड, तथा परावैद्युत पदार्थ के मध्य, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको E2 लिखूं, E2 सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, के आ जाएगा इसमें, सही बात है कि नहीं। अरे समझ आया कि नहीं आया, पक्का। अच्छा किस किस को यहाँ ये दोनों इक्वेशन समझ नहीं आ रहा है मुझे बता दो, मैं सब मैं क्लियर कर दूंगा, हाथ उठाओ। बहुत लोग को नहीं आ रहा है, शर्माने वाली क्या बात है यार, नहीं आ रहा समझ में, पूछ लो मैं बता दूंगा। घर में जाकर रटते रहोगे तो अच्छी बात है क्या। जल्दी बोलो, आगे कि नहीं, आगे बढ़ू मैं, पक्का एकदम श्योर, ठीक है। अब हो गया, हो गया, बात खत्म, तो बढ़ू आगे। चलो इधर देखो, तो E1 E2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ। अभी तक हमारा मेन उद्देश्य क्या है यार, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब C निकालना है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो मेन मुद्दा क्या है पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि हमें क्या निकालना है, V। सुन लो रे इधर, क्या निकालना है, V, है कि नहीं। V अगर निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हम रख देंगे, C निकल जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा है V निकालना, पोटेंशियल निकालना, विभवांतर निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही निकाल लेते हैं। अब विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन होता है ना, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता नहीं होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, यूनिट चार्ज, तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV, याद आया। कोई चार्ज Q है, Q पे लग रहा है फोर्स, क्यों लग रहा है फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q को रखा गया है। तो चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E और चार्ज मतलब Q, E जो Q पर फोर्स लगाएगा
वो फोर्स का फार्मूला होगा Q इंटू ई QV, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QV। मैं बात करूंगा यूनिट चार्ज की, एकांक आवेश, तो Q का वैल्यू 1 कूलाम है, तो Q की जगह अगर मैं 1 कूलाम रख दूंगा तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा E। समझे नहीं समझे? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? समझे कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? पक्का नहीं है ना? तो बढ़ूं आगे, ठीक है? बोल, मैं जो बोला वो, हाँ मालूम है, मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ। ये दे यहाँ, ये वाला जो यूनिट यहाँ से ना, मेरे को मालूम है यहाँ से इधर नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो इधर देखो, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो, अब आ रहा हूँ फ्रेम में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको वर्क डन ही पोटेंशियल होता है। वर्क डन क्या होता है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से इधर है ना, है? तो यूनिट चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, इधर से उधर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलोगे, ठीक है? और कोई भी यूनिट चार्ज को यहां से वहां ले जाएंगे वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो मैं बात कर रहा हूं यूनिट चार्ज की प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में, है ना, टोटल वर्क डन, ठीक है? किसी यूनिट चार्ज को, मतलब एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है? यहां पे लिख दूं क्या, है ना, प्लेट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, प्लेट बी व प्लेट ए के मध्य विभवांतर, है ना, विभवांतर V, क्लियर है? मतलब पोटेंशियल VB माइनस VA, कल किए थे ना, याद है कल किए थे, VB माइनस VA, जितने इसका पोटेंशियल हो गया माइनस इसका पोटेंशियल, क्लियर है? और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्ज भागता है कि नहीं? मैं तुम लोगों को पहले बताया था ना, जलता हुआ कोयला वाला कहानी, ठीक है? तो वही सिस्टम है कि अगर एनर्जी डिफरेंस है तभी चार्ज इधर जाएगा, ठीक है? आगे देखो, VB माइनस VA, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? क्लियर है? अब फोर्स F इक्वल टू क्या होता है QV, है ना, और Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो F इज इक्वल टू E, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब इसके आगे चलता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E1 है ना, E1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना लिखा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, बोलो? डिस्प्लेसमेंट कितना है E1 का, D। और कोई सोचो यार, बोलना, बोलो, D माइनस T, क्या है किताब, पक्का D माइनस T इधर? और कोई? हाँ, तू क्या बोला पहले, D माइनस एक्स बोल रहा था क्या, एक्स कोई बोला था ना इधर से, वही बोला था ना? अच्छा, T पहले एक्स टाइप का दिख रहा था, सॉरी माई मिस्टेक। और कोई? D माइनस टी में सब पक्का मतलब संतुष्ट हो कि D माइनस टी होगा, और बस उतना ही होगा। और E2 का कितना है, T, सही है? दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, क्लियर? थोड़ा D है ना, और बीच में T मोटाई का भरा हुआ है, तो पूरे D में से T को हटा दो, है ना, तब बीच में क्या रहेगा, एयर या फिर वैक्यूम रहेगा, अगर हटा देंगे तो एयर या वैक्यूम में
डिस्टेंस कितना होगा d माइनस टी, है ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कितना डिस्टेंस है t। क्लियर बात है। तो यही फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देखो VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E1, पहला वाला E1 एयर या वैक्यूम वाला, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d माइनस टी। क्लियर है, प्लस दूसरा है E2 और इसका डिस्टेंस कितना है t। समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत? इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, सीधा प्लस कर दिया हूं क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन, और वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर जो होता है अदिश, उसका दिशा का बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलो ये डायग्राम को मिटा रहा हूं। अब देखना इधर VB माइनस VA, मैं VB माइनस VA को V कर दूं क्या ऐसे, मान लिया ऐसे ही, ठीक है ना, मैं मान लिया तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए V, तो क्या हो जाएगा E1 d माइनस टी प्लस E2 t, वो लिखा हुआ है, उसका वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठाकर वहां रख देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा सिग्मा अपॉन अब साइलेंट नॉट E1 के जगह में इंटू d माइनस टी, ठीक है, प्लस E2 जगह में हो जाएगा सिग्मा अपॉन k अब साइलेंट नॉट इंटू टी। यहाँ सिग्मा अपॉन अब साइलेंट नॉट कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है कि नहीं, इसको मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ d माइनस टी और यहाँ टी अपॉन के बचा। ठीक है, सिग्मा अपॉन अब साइलेंट नॉट d माइनस ये देखो t, इन दोनों से t कॉमन ले लेंगे माइनस टी, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई के। अब ये भी तो सही था, ऐसा क्यों किए, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा किताब किया है इसलिए कर लिए, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन कॉमन बस लिए हैं, किताब तुम्हारा कॉमन लेके ऐसे लिख दिया है, बाद में बोलोगे सर का आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैं भी ले ली कॉमन। ठीक है, और ऐसा कॉमन मैं 2013 से लेते आ रहा हूँ, क्योंकि 2013 से ये चीज पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम, तो कॉमन इसलिए ले रहा हूँ, तो आप लोग भी लेना ध्यान रखना, अगर कॉमन लोगे ना तो एक गलती हो जाता है, माइनस टी कॉमन ले रहे हो तो ये प्लस जो है माइनस होगा ना, ठीक है, तो हड़बड़ी में कई बार ना गड़बड़ी हो जाता है, तो मार्क्स कट जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। मिटा रहा हूं ना, दिल लौटा दो। अब ये निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, ठीक है, इसको कोई भी इक्वेशन होकर मान सकते थे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अतः हमको निकालना है कैपेसिटेंस। अरे धारिता में छोटा ही होता है कि बड़ा ही है, छोटा ही रहता है। मैं हिंदी भी नहीं जानता, मैं इंग्लिश भी नहीं जानता, बताओ, इंग्लिश का भी मिस्टेक हो जाता है मेरा, हिंदी भी मिस्टेक होता है, अरे फिर गड़बड़ होता है, फिर वैसे लिख दे रहा था मैं, ये देखो धारिता कैपेसिटेंस, है ना, क्या कहते हैं, जब मैं 12th क्लास में था ना, 12th में जब मैं एग्जाम दिया, मैं 12th में ही पढ़ा हूँ, बाकी समय तो पढ़ता नहीं था, 12th क्लास में थोड़ा पढ़ा हूँ मैं 2-3 महीना अच्छे से। तो 12th क्लास में मेरा फिजिक्स में आया आउट ऑफ 100 95, ठीक है, कितना आया 95, मैथ्स में मेरा आया 94, है ना, केमिस्ट्री में आया 91, अब आता है हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश में मेरा आया 87 और हिंदी में आया 83, ये सबको जोड़कर देख रहे ना 90% होता है। ठीक है, तो मेरा सबसे कम किस में आया, हिंदी में 83, समझ गया ना, तो तुम समझ लो कि मैं कितना कमजोर हूं, जबकि सब लिखा हूं, पूरा आंसर लिखने के बाद भी 83 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं मात्रा वात्रा में, है ना। इंग्लिश भी पूरा लिखने के बाद मेरा 87 आया, 13 मार्क्स कटा है, इसका मतलब कुछ तो मिस्टेक किया हूं ना, है कि नहीं, इसीलिए मैं सोचा कि हिंदी इंग्लिश लायक नहीं है, फिजिक्स में पढ़ना चाहिए। चलो फिजिक्स तो समझ में आ रहा है ना, पक्का, मैं बोल रहा हूं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिख रहा है ना, हाँ वेरी गुड। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, अरे इसको बदल देते हैं, ठीक है, पहले सिग्मा को वैल्यू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, है कि नहीं, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए सही है कि नहीं। अब इस वैल्यू को मैं अरे यार
ये ऐसी वैल्यू यहां पर देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन, ये हो जाएगा सिग्मा जो है क्यू और अपॉन में आ जाएगा ए अब साइलेंट नॉट, बाकी ज्यों क्या त्यों। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब उसको उठाकर यहां पे रख देंगे बी का वैल्यू। जब वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी का वैल्यू है यहाँ पे क्यू अपॉन ए अब साइलेंट नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। तो ये क्यू और क्यू कटेगा, ठीक है। ए अब साइलेंट नॉट ऊपर चल देगा और ये कहां जाएगा, नीचे में ही रहेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा ए साइलेंट नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के फैराड। समझे कि नहीं? आ गया आंसर। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, क्लियर बात है। तो इसीलिए याद रखा करो, कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी, निर्भरता किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। कल मैं ये चीज पूछूंगा कि जो ये वाला जो फॉर्मूला हम निकाले हैं वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा था, डिपेंडेंट है ना, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा था, समझे कि नहीं? ये पूरा सब बुक क्लियर है जी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? लास्ट वाले इधर समझ आया? बोलो रे, लास्ट वाले समझ आया ना? झूठ नहीं बोल रहे हो, मां कसम समझ में आना है भाई है। सोच कर देखो तुम एक बात कि अगर तुम इस क्वेश्चन को समझ लिए हो, सब के सब समझ लिए हो, जैसे मैं बताया हूं वैसा सब के सब समझे हो, अगर इसे मैं क्वेश्चन अगर मैं दूं, ठीक है, तुमको टेस्ट में और तुम बनाओ सब के सब सेम टू सेम लिखोगे तो मार्क्स कैसे कटेगा किसी का? मेरी बात समझ रहे हो? पहला। दूसरा चीज, और जब तुम सब के सब इसको समझ ही गए तो फिर गधा और होशियार वाला कॉन्सेप्ट कहां गया? कहां है वो कॉन्सेप्ट, बताओ, कहीं दिख रहा है? जो चीज तुमसे पूछा जाए वो चीज तुम बता दोगे तो फिर गधे और वो वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, कमजोर और होशियार वाला, है कि नहीं? इसका मतलब तो ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई गधा नहीं होता और कोई होशियार नहीं होते हैं? नहीं, वैसा नहीं। मेरा कहना पहले वाला बात सुनो, ये सबको समझ में आ गया। अब जो व्यक्ति घर में जाकर रिपीट करेगा इसको, उसको आएगा ना ये चीज, मैं पढ़ाया हूं, आएगा ना। अगर तुम रिपीट करोगे घर में जाकर 1 बार 2 बार 3 बार तो तुमको आ जाएगा। अब तुमसे पूछूंगा तो तुम जवाब दोगे। अब किसी के बोलने के तरीके अलग होते हैं, तुम किसी का वार्तालाप करने का तरीका अच्छा है, वो अच्छे तरीके से बता देगा, कोई आधा, मतलब किसी को बोलने नहीं आता तो आधा अधूरा बताएगा, लेकिन जानकारी दोनों के पास है, ठीक है। तो पूछूंगा तो क्या मालूम चलेगा कि ये अच्छे से बता रहा है, ये अच्छे से नहीं बता रहा है, लेकिन लिखने बोलूं दोनों सेम टू सेम उतार देंगे जो मैं बताया था। समझ गए? तो इसीलिए गधे और सरल कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ये फालतू हमारे दिमाग में डाला गया है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आलसपन और एक्टिवनेस, कुछ स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, घर में जाकर तुरंत सॉल्यूशन कर लेते हैं, आलसी लोग समझ तो गए हैं, देख लेंगे, ठीक है। तो जो बाद में देख लेते हैं, समझ गए ना? तो यही है बस, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।